हेलो ऑडियंस। आज हम आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा बर्निंग टॉपिक लेकर आए हैं। उसमें हम आज अपने एक्सपर्ट आतिफ भाई से बात करेंगे अबाउट एआई, कि एआई क्या कर रही है, क्या डिसरप्शंस कर रही है, एलएलएम्स क्या होते हैं, एजेंटिक एआई क्या होती है। तो आज इसके ऊपर हम हाई लेवल ओवरव्यू लेंगे कि ये कैसे हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर रही है और कैसे आगे फ्यूचर में इसका क्या असर होगा नौकरियों पर और इंसानों की ज़िंदगियों पर। तो शुरू करते हैं। मैं अपना पहला सवाल आतिफ भाई से पूछता हूँ। आतिफ भाई इस फील्ड में काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी कर रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले शुरू करूँगा कि आतिफ भाई बड़ा ब्रीफली ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई क्या है। इसके लिए ना हर बंदे ने मुख्तलिफ मुख्तलिफ अपनी टर्मिनोलॉजीज और सारी चीजें जो हैं मुख्तलिफ चीजें हमने उसके लिए नाम मुख्तलिफ रखे हुए हैं हर रीजन के अंदर हुए। तो चाइनीज इसको लिखते हैं कि हम अपने आप को मजीद इंटेलिजेंट अपनी मशीन्स को कैसे बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ अस टेकिंग द एक्शंस और स्पेशली डिसीजंस। मशीन्स हमारी जगह पे डिसीजन कैसे ले सकती हैं। इट आर स्टार्टेड लाइक 50 years ago when there was no AI, but some auto manufacturers started using auto gears. That was mechanical decision taking by machines initially. ठीक है। And that's where it started. Then our calculators got smarter. Instead of just performing basic arithmetic, we added algebra layer into it. That was second kind of thing. Then our digital cash registers, ठीक है। you just put in things. तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते चले जा रहे हैं और हमारी मशीन्स को इनेबल कर रहे हैं हमारे पुराने डेटा की बेस के ऊपर कि जो काम हमने पहले से किए हुए हैं और जो काफी दफा कर लिए हैं तो मशीन को वो सारे डिसीजंस दे देते हैं। तो हम्म। वो उसका एक डेटा बना के अपने पास से रख लेती है कि जब उसकी बेस के ऊपर मुझे कहें कि कोई डिसीजन तुम टेक करो तो वो डेटा की बेस के ऊपर देखता सही। अच्छा ये बताइए, अगर 50 साल पहले शुरू हुआ था तो ये अब इतना क्यों लाइमलाइट में आ रहा है। है। इसकी तीन चार कैवियाट्स है इसके अंदर। पहला ब्रीफली जरा कैवियाट ये है वन बाय वन टच कर दीजिए। कि पहला कैवियाट सबसे पहला ये है कि उस जमाने में हमारे पास कंप्यूट पावर इतनी नहीं थी। हम्म। और फिर अगर कंप्यूट पावर अगर हमारे पास किसी जमाने में एक्सीड कर भी गई है तो उनको पावर करने के लिए और उनको कूल डाउन रखने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी उतनी सरप्लस नहीं थी। ये दो कैवियाट थे। एक तो कंप्यूट पावर नहीं थी, दूसरा ये था कि उनके लिए इनफ रिसोर्सेज टू रन दोज मशीन नहीं था हमारे पास। मशीन जो थी उतनी एनर्जी एफिशिएंट नहीं थी आज से 30 साल पहले। ठीक हो गया, एक तो हो गया कंप्यूटर पिछले पावर अच्छी पांच होगी। साल में पिछले 5 साल में हम कंप्यूट पावर जो है वो इतनी तेज हो गई है कि जितनी कंप्यूट हम आज से 2 साल पहले वाली मशीन के ऊपर जो सबसे बेस्ट कंप्यूट हमें पर वॉट देती है वो थी एप्पल की एम सीरीज की मशीन। ठीक है। नो डाउट 2021 के बाद से लेके अभी तक एप्पल की अब आगे एक नया प्लेयर जो है पिछले आपकी साल से आवाज़ कट गई इमर्ज थी जरा। हुआ है, क्वालकॉम। आपकी आपकी आवाज़ कट गई थी। जी। अब आगे एक नया प्लेयर जो है इस गेम के अंदर पिछले साल से आ गया है जिससे क्वालकॉम आपने याद अपने मोबाइल्स के अंदर उनके प्रोसेसर वगैरह देखे होंगे। अब वो एप्पल की तरह से सिंगल बोर्ड मशीन जो है वो बना रहे हैं कि जिसमें जो आपका एसओसीज है कि जिसके अंदर आपकी सीपीयू जीपीयू और अभी उसको एनपीयू भी कहते हैं और एप्पल उसको कहता है कि न्यूरल इंजन। तीन किस्म की कंप्यूट जो हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए कि जो टास्क जिस कंप्यूट के ऊपर ज्यादा अच्छा परफॉर्म होता है अब उसके लिए आ गई है। ठीक ठीक अब है। इंटेल कंप्यूट और पावर, एएमडी। कंप्यूट पावर आ गया। मैं इसको मैक्सिमम 20 मिनट्स तक रखना चाह रहा हूँ। जी तो एक तो जी। हो गया कंप्यूट पावर हमारी अच्छी थी। दूसरा पॉइंट क्या आप देंगे, अभी क्यों इतना। दूसरी ये है कि जब से हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना शुरू किया तो हमारे पास अब इनफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो पहले भी थी, सबसे सस्ती थी।
मगर उससे भी सस्ती आ गई है सोलर वाली। अब सोलर एनर्जी जो है उसके अंदर हमारे पास इनफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि हम, अब चाइना जैसे मुल्क की बात करें तो वहां पे बहुत सारे डेटा सेंटर ऐसे रीजन में हैं कि जहाँ पे सोलर तो लगा हुआ है मगर वहां से लेके मेन सिस्टम तक बिजली लाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है। तो इंस्टेड कि वो ट्रांसमिशन लाइन्स भी चाहते हैं, उन्होंने कहा डेटा सेंटर को वहां पे शिफ्ट करें। ठीक दूसरी ये है कि आज से 30 साल पहले जो लोग थे एनर्जी का मिस यूज इस हिसाब से कर रहे थे कि एफिशिएंट हमारा यूजेज भी नहीं था, कि हम कूलिंग के लिए एसीज वगैरह लगा रहे थे। किसी भी डेटा सेंटर की किसी भी मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना हो या वैसे आपको कंप्यूट चाहिए हो, हमारा तकरीबन को 60% बिजली जो है वो सिर्फ उसको ठंडा रखने के अंदर यूज होती है, ठीक है। टू कूल इट डाउन। अच्छा। तो अब इन्होंने करना ये शुरू कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना एंड देन डेनमार्क, कि इन्होंने जहां पे इनके पास ठंडे पानी के रिसोर्सेज है इन्होंने अपने डेटा सेंटर वहां पे शिफ्ट करने शुरू कर दिए और नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर से वो अपनी कूलिंग का काम ले रहे हैं। सही। ठीक हो गया। जो पानी है उसने आगे समुद्र में शामिल हो जाना है, उसकी ठंडक से हम कोई फायदा नहीं उठा रहे। तो अब हम डेटा सेंटर्स को वहां पे स्ट्रेटेजिकली मूव करना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम अलीबाबा एंड हवावी, इनकी 60% जो है कूलिंग ठंडे पानी से हो रही है, तो वो बिजली के ऊपर लोड ही नहीं डाल रहे, और जो बाकी 40% वो यूज कर रहे हैं वो सारी उस सोलर की कर रहे हैं। ठीक है। तो ग्लोबल सही। लेवल के ऊपर जितने भी लोग इंटेलिजेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ताकि कॉस्ट आपकी जितनी रिड्यूस हो सके वो, और दूसरा ये है कि एफिशिएंट कंप्यूटिंग। अब जब हमने स्टार्ट किया था तो इट वाज लाइक 50 नैनोमीटर्स, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू सही सही नैनोमीटर्स सही। एंड थ्री लेट्स 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 नैनोमीटर्स। नॉट गो इनटू डिटेल्स, लेट्स कीप इट ऑन अ वेरी हाई लेवल। ये बता, इसके अलावा कोई पॉइंट, एक तो हो गया कंप्यूट पावर, फिर एनर्जी आपने, इसके अलावा कोई चीज़ जो आप समझते हैं जो। शुरू में जिन लोगों ने एआई बनाई थी तो दैट वाज a bit mechanical and then electronics, हम्म। starting from the Turing सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जब उन्होंने एनिग्मा बनाया था और उन्होंने कोई कोड क्रैक किया था। फिर उसके बाद से इसके अंदर सर जेफरी आ गए। फिर अभी मॉडर्न दौर के अंदर अगर आप देखें तो और दूसरे लोग हैं कि जिन्होंने आर एन डी करवाई यूनिवर्सिटीज के अंदर, और यूनिट जब तक दुनिया में रिसर्च नहीं होगी किसी चीज के ऊपर वो उस चीज के ऊपर उतना काम नहीं हो सकता, पहले रिसर्च शुरू होती है। तो आज से 4 साल पहले हमारे पास रिसर्च रिसोर्सेज भी उतने नहीं थे, कंप्यूट भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो जो जो वो चीजें हमें ऐड होती रही तो रिसर्च भी साथ में ऐड होती। तो पिछले 50 साल में हम कुछ 6-7 जनरेशन जो हैं एआई की देख चुके हैं, कि पहले तो इसका नाम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, कि अभी इंस्टेड एक इंटेलिजेंट आदमी बैठ के डिसीजन ले रहा है, मशीन बैठ के डिसीजन ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा वी प्रोवाइडेड। अब वो डेटा भी हमने अपने एआई के इंजन को प्रोवाइड नहीं किया हुआ। तो पिछले 20 साल के अंदर वो डेटा जो है, जब इंटरनेट आया और डेटा कनेक्ट हुआ एक दूसरे के साथ, एक मुल्क का दूसरे मुल्क का, फिर सोशल मीडिया की इंसेप्शन हुई, ह्यूमन बिहेवियर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं ये बनना शुरू हुए। तो अब उस सारी चीजों के ऊपर जिस जिस चीज के ऊपर एक एक लाख दफा कोई चीज हुई भी है, कोई एक इंसिडेंट ठीक। 1 लाख दफा हुआ हुआ, तो अब मतलब 4-5 चीजें जो है इकट्ठी चल रही थी जो इसको फ्यूल जिन्होंने देना था। सही। पहली इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा वो कंप्यूट पावर है, तीसरी चीज हमारी ये है कि हमारे पास इनफ डेटा नहीं था। तो डेटा भी जो है इंटरनेट की इंसेप्शन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुआ। तो अब उसके साथ करके तो हम इस लेवल पे आ गए हैं कि वी हैव इनफ डेटा, वी हैव इनफ कंप्यूट पावर, वी हैव इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू रन दैट कंप्यूट, एंड नाउ द बिग फाइव आर लाइक इन्वेस्टिंग मोर देन द बजट्स ऑफ एनी कंट्री आई ऑफ द थिंक, हाँ स्मॉलर जी, हाँ, वर्ल्ड। टू एक एक आपकी कंपनी बात में, इतना इतना स्पेंड कर रही है। आपकी बात में ऐड करता हूँ, क्योंकि अब डेटा भी बहुत ज़्यादा हो गया, सो वी हैव मोर लेवरेज टू प्ले ऑन टॉप ऑफ डेटा। Yes. ठीक है, आगे Like चलते हैं। 20 अच्छा, years ये ago, we बताइए। have the maximum hard drives of like gigabytes. Now we are हाँ। talking about the petabytes and so on. उस जमाने में हमारी डेटा ट्रांसफर का भी जो था, हम्म। हमारे नेटवर्क उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। बाय बिल्कुल। द इंसेप्शन ऑफ 3G, देन 4G, देन 5G, and now Japan and Korea are talking about like 6G. And हम्म। even in your Scandinavian, few cities are being run on, even though that is on trial right now, but 6G is being experimented there. ऐसा ही, ऐसा ही है। दूसरा ये कि वो अब एल्गोरिदम्स भी बड़े अच्छे आ गए हैं, ऐसे एल्गोरिदम्स जो ज़्यादा स्मार्ट हो गए, ग्राफ आ गया, उसके अलावा क्वाड ट्रीज आ गए हैं, तो डेटा भी बहुत ज़्यादा हो गया और उनके साथ खेलने के
टूल्स भी नए नए आ गए। वेरी वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए, ये एलएलएम्स क्या भला होते हैं? शॉर्टली, बड़ा ब्रीफली, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब हम अपने बच्चे को कुछ डिक्शनरी सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो उसकी मदद से फिक्रे बना लेता है। हम्म। हम उसे डिक्शनरी सिखाते हैं और उसे थोड़ी सी कंपोजिशन सिखाते हैं कि ग्रामर इस तरह से होगी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे और इनको इस फार्मूले से अगर आप जोड़ेंगे तो ये स्पीच आपकी बन जाएगी। तो वही चार जो बेसिक एलिमेंट्स थे हमारे, जब वो ग्रो करते करते यहाँ तक आ गए कि अब हमने कंप्यूटर को ये चीज इतनी सिखा दी है एआई के वजह से और मशीन लर्निंग के वजह से, जो हमारे मॉडल्स हैं वो इतने मेच्योर हो गए हैं कि अब वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज में। अच्छा। आप उसे कोई भी इनकम्प्लीट सेंटेंस दें तो वो अगला वर्ड उसका प्रिडिक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद उसका अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद उसका अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर लेगा। अब जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो इतने ज्यादा ट्रेन हो गए हैं कि अब वो हमें आंसर कर सकते हैं। और जो जो हम नए नए एल्गोरिदम्स लेके आते चले जा रहे हैं और उनको ये डेटा देते चले जा रहे हैं, तो अब वो इस काबिल भी हैं कि बहुत सारे मॉडल्स हैं, लाइक क्लॉड है, लाइक लामा सी, या उससे ऊपर वाले जितने हैं, लामा 3.1, 3.2, कि अब वो ह्यूमन लाइक कोड, बजाय सिर्फ सिंपल स्पीच प्रिडिक्ट करने के, अब वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड भी प्रिडिक्ट कर रहा है और वो बड़ा अच्छा कर रहा है। दे आर नॉट अप टू द लेवल ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, बट द पेस दे आर ग्रोइंग ऑन, वेरी सून हम शायद रिप्लेसेबल हो जाएंगे हमें से काफी। इसके लिए मैं एक एनालॉजी इस्तेमाल करता हूँ, शॉर्टेस्ट। आज से कुछ 70 साल पहले एक रेवोल्यूशन आई थी। गधा गाड़ी से हमने उसके अंदर गधे की जगह पे डाल दिया था इंजन। गधे का जो ड्राइवर था वो सिर्फ दो स्ट्रिंग्स होती थी उसके पास और एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवाइस होती थी उसके साथ, वो उसको लेके चलता था। लेफ्ट राइट टर्न, स्टार्ट, स्पीड, स्लो, स्टॉप, एवरीथिंग बाय टू स्ट्रिंग्स ओनली। इंजन आया तो हमारी ज्यादा लोड कैपेसिटी बढ़ गई कि हम एक चक्कर में ज्यादा लोड लेके जा सकते हैं। तो इंजन के हिसाब से फिर जो गाड़ियों की केसेस है वो इंप्रूव होना शुरू हुई। ठीक है। अब हम ज्यादा फासला तय कर सकते हैं, ज्यादा लोड एक चक्कर के अंदर लेके जा सकते हैं और ज्यादा एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। मगर इस पूरी गेम के अंदर गधे की जगह के ऊपर तो इंजन रिप्लेस हो गया, मगर दूसरी चीज भी रिप्लेस हुई। जो ड्राइवर है अब उसको 30-32 चीजों के साथ खेलना पड़ता है। देर आर इंस्ट्रूमेंटेशन उसके पास ज्यादा होगी उस इंजन को उस स्पीड पे ड्राइव करने के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसके अंदर तरक्की होती चली जा रही है। अब ठीक मैं है। पिछले दिनों लेट्स टेस्ला लेट्स टेस्ला लेट्स पे बैठा लेट्स था, रैप इट, लेट्स रैप तो इट। रिप्लेस सिर्फ गधा नहीं हुआ, अच्छा। गधे का ड्राइवर भी हुआ। हम्म। तो ये इस सारी गेम के अंदर जो रिप्लेस है वो डेवलपर्स नहीं होंगे, वो वाले लोग रिप्लेस होंगे जिनको अभी तक गधे चलाने की आदत है और वो नई इंस्ट्रूमेंटेशन को नहीं सीखा। ठीक है। अच्छा ये एआई को बताइए, ये एज ए टूल लेके चलेंगे तो हम ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा ये एलएलएम आपने बताया। एलएलएम जो है ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मॉडल को मैं अगर इसको कहूँगा कि ये इंटरनली कैसे काम करता है, आपने कहा कि ये अगर आप सेंटेंस लिख रहे जस्ट हैं तो वो डेटा बेस। नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, ये किस बेस पे करता है? इस इस ये बेस है उसके पास जो पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पीछे पड़ा हुआ है, वो हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि बजाय हम अगर कोडिंग के परस्पेक्टिव में देखें, जिसमें हम इफ कंडीशन लगाते थे, यूज केसेस लगाते थे, या जो भी केस स्टेटमेंट है, जिस जो डिसीजन मेकिंग हमारा ट्री था, तो डिसीजन कोड के अंदर हम हार्ड कोड कर रहे होते थे। तो अब हमने डेटा को इस तरीके से डेटाबेस बनाया है कि उस डेटाबेस के अंदर हम अपने एल्गोरिज्म को कह रहे हैं कि यू विल पुट द इफ कंडीशन बेस्ड ऑन द डेटा। तो ये एल्गोरिज्म प्लस दैट डेटा इज कॉल्ड मॉडल। ठीक है। मॉडल इज सही है। नॉट जस्ट डेटा, ठीक है। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉडल यू यूज। अब इसके अंदर 3-4 यूज केस हैं। एक तो एलएलएम्स के अंदर हमारे पास ये है कि हम लैंग्वेज के मॉडल की बात कर रहे हैं, हम्म। तो उसे कहें कि लैंग्वेज प्रिडिक्ट कर दो तो वो अगली प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। मैंने पिछले दिनों उर्दू की शायरी भी लिखवाई है। इट वॉज नॉट अप टू दैट लेवल, बट फॉर ए कंप्यूटर टू राइट उर्दू पोएट्री, इट्स समथिंग। एंड इन दैट केस ग्रोक इज दैट, इट इज
नॉट अप टू द मार्क बट स्टिल वे बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। सही, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बताइए कि एलएलएम तो आपने बता दिया कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मैं इसमें ऐड अप कुछ करना चाहूँगा कि उसमें स्मॉल लैंग्वेज जी प्लीज। मॉडल्स भी होते हैं, कि आप बिल्कुल छोटे साइज का, इसमें चूंकि बहुत डेटा होता है जो उन्होंने वेब से स्क्रैपिंग करके, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह का डेटा होता है, और एल्गोरिदम्स अब इतने स्मार्ट आ गए हैं कि वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन वेटेज, जो आपने कहा। अच्छा ये बताइए, ये एजेंटिक एआई क्या बला है? व्हाट इज एजेंटिक एआई, और एलएलएम से ये कैसे मुख्तलिफ है? आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर अ व्हाइल। Here's what where it gets like interesting. The part in it that people usually miss is कि हम ना एजेंटिक एआई को सोचते हैं कि इट्स जस्ट ऑटोमेशन ऑफ योर टास्क एंड यू आर जस्ट गिविंग योर agent, which is a computer program, some task and define it कि जी आपने इसके अंदर ये चीजें करनी है और वो कर लेते हैं. It's not just automation. It's automation that decides what to do next. The fundamental changes. It can take decision on the basis of those models, which are job specific, task specific. बजाय इसके कि पूरी दुनिया का अगर आप नॉलेज एक साइड पे डाल दें और आप कहें कि इसमें से तुम डिसीजन मेकिंग करो, ऐसा नहीं है. अब क्योंकि यूज जो है इसको हम करते चले जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन उसके अंदर आती चली जा रही है, तो मॉडल्स के अंदर भी टास्क स्पेसिफिक मॉडल्स जो हैं उनके मिनिफाइड वर्जन जो हैं वो हमें मिल जाते हैं भले भले. और उनकी टॉप के ऊपर अगर हमें थोड़ी सी कुछ ट्वीक वगैरह करनी है, तो थोड़ी सी अपने टास्क स्पेसिफिक जो है कोई भी एक फाउंडेशन छोटा मॉडल ले लिया हमने जो एक खास किस्म के टास्क के लिए काफी है, तो उसको हम डेटा दे देते हैं और उसको कहते हैं कि इस डेटा में से ये थोड़ी सी चीजें ऐड कर लो. तो अब सही। ये जो एजेंटिक एआई है ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये आपकी जगह पे डिसीजन मेकिंग भी कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा मॉडल यूज. अच्छा, ये ठीक है. एजेंटिक एआई अगर डिसीजन मेकिंग कर रही है, तो एलएलएम्स और इनमें फर्क क्या है? एजेंटिक एआई बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, एलएलएम जो है ये सिर्फ मॉडल्स की एक किस्म है, जस्ट a टाइप ऑफ मॉडल्स which enables us to use them to make decisions in that certain domain. हम्म। तो लैंग्वेज स्पेसिफिक होंगे तो वो लैंग्वेज वाले आ जाएंगे, अगर इमेज स्पेसिफिक होंगे तो इमेज स्पेसिफिक वो आ जाएंगे. तो ये तो टास्क स्पेसिफिक मॉडल्स हैं. तो हम्म। लैंग्वेज वाले जो हैं ये सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड जो डेटा हमें चाहिए होता है ये उससे रिलेटेड ट्रेन हुए हैं. हम इसके अंदर अपनी ट्रेनिंग भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं. तो एल्गोरिदम में कोई ट्वीक करनी है कि यार ये काम है, अगर ये हो जाए तो तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लेना. कि मॉडल के अंदर जो उसकी लिमिटेशन है हम उसको कहते हैं कि इससे निकल जाओ, मगर ये कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम तुम ये भी करो. एजेंटिक ये है कि उन्हीं चीजों को यूज करके बजाय इसके कि हर दफा मैं उसे कुछ काम दूं और वो काम कर ले, तो हम ऑटोमेशन लिखते हैं और ऑटोमेशन के अंदर भी देयर आर सर्टेन पॉइंट्स वेयर इट हैव टू टेक डिसीजन. तो वो डिसीजन भी हमारा एजेंट ही ले रहा होता है. एजेंट इज अ प्रोग्राम powered by a large language model or any other AI model specific to the task. तो वो एजेंट सिर्फ एक टास्क नहीं आपने से दिया हुआ, आप उसे बहुत कम्प्लेक्स सा टास्क है, इफ यू कैन डिफाइन इट इट कैन परफॉर्म इट. ठीक है, यानी कि अब उसने जिस जिस अगर स्टेप लेकिन के उसके ऊपर उसे इट कैन लेवरेज मल्टीपल मॉडल्स based on the decision it wanted to take and you asked him to take. तो वो उस मॉडल के साथ कंसल्ट करके तो वो डिसीजन भी ले लेगा और डिसीजन करने के बाद ये भी डिसाइड कर लेगा कि फर्दर मैंने, मतलब एक यूज केस ले लेते हैं छोटा सा, कि आपने अपनी कोई भी एक इनकमिंग लीड आपके पास आई है आपके आप बिजनेस के अंदर, और उसने किसी आपके किसी ना किसी वेब के ऊपर जो भी आपका एप्लीकेशन है उसके अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर उसका डेटा आ गया. अब आपने एजेंट उस डेटा के ऊपर लगाया हुआ, तो यहाँ पे अगर कोई चीज आती है तो एक एजेंट इन्वोक होता है. क्या था कि जब आपके पास लीड आती है तो लीड को आपने कुछ फिल्टर करना है कि यार ये वाकई सीरियस आदमी है भी है या नहीं. एक छोटा सा फिल्टर है पहले. तो हमारे नॉर्मली क्या होता था कि एक बंदे को जाके उसे कॉल करना, वो कॉल करेगा,
कॉल करके चेक करेगा कि यार ये बंदा पूछना क्या चाह रहा है। वी ऑफर लाइक 20 सर्विसेज। तो अगर हमने यही डिसाइड करना है कि ये किस डिपार्टमेंट से सर्विस वो आस्क करेगा, तो ये डिसीजन अगर एक बंदा ले रहा हो और उसकी जगह के ऊपर अगर हमने एक ऑटोमेशन लिखी हुई हो, वो आने वाली सही। कॉल को ये कॉल करे और कर रहे हैं। ये ये हो अच्छी गया। आपने मिसाल दे दी। मैं आपकी बात में अब कुछ उसके बाद कुछ ऐड। आ गई, अब उसने 4 डिपार्टमेंट है। सर एक डिपार्टमेंट है इतनी जिसके अंदर डिटेल में नहीं जाते, ऑडियंस काफी कंफ्यूज हो अच्छा, जाएंगे जो नॉन प्लीज टेक, प्लीज। इतनी डिटेल में नहीं जाते। क्योंकि ये तो जी एक इंजीनियर ही समझ सकता है आईटी का, जो बड़ा डीप चला जाएगा एक ही ब्रांच में। मैं इसको बिल्कुल हाई लेवल रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार आपको वापस ले ठीक है। आता हूँ। तो मैं आपकी कही हुई बात में कुछ ऐड करना चाहूंगा कि एजेंट्स जो होते हैं, ये एलएलएम्स का एक ड्रॉबैक ये है कि वो जब अपडेट होंगे तो उनको अपडेट होने में 6 महीने 4 महीने लग जाते हैं, या वो नया उनका स्ट्रक्चर डेटा आ जाता है, अप टू डेट होने में देर होती है। और एजेंटिक एआई के पास एक्सेस होती है टूल्स की, और वो टूल्स हो सकते हैं डेटाबेसेस, वेब सर्च, और मल्टीपल मॉडल्स को भी वो सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल आप ही की बात में ऐड कर रहा हूँ। और बिल्कुल आपने सही बताया कि वो अप टू डेट नॉलेज या अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको फेच कर देते हैं। अब मेरा अगला सवाल है कि ये एजेंटिक एआई खुद से डिसीजन कैसे लेते हैं, मतलब उनको ये कैसे पता चलता है कि ये मैंने करना है? बड़ा ब्रीफली, हाई लेवल, प्लीज डोंट गो इनटू डिटेल्स। ये जब हम एजेंट को कोई टास्क देते हैं तो उसके तमाम स्टेप के ऊपर हम हमें चूंकि उनकी पावर्स का पता होता है कि कौन सा मॉडल यूज कर रहा है, तो हम एजेंटिक आर्किटेक्चर के अंदर जब उसको लेवरेज करते हैं, तो कई जगह पे हम उसको दे देते हैं कि यार कि इस मॉडल को यूज करके ये डिसीजन ले लो कि वेदर दिस इंक्वायरी, हम इंक्वायरी की ही उस एग्जाम्पल पे रहते हैं कि इस इंक्वायरी को हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना है या हमने सोल्यूशन आर्किटेक्चर वाले लोगों को फॉरवर्ड करना है, ताकि वो लोग डिसाइड करें कि क्या है। और अगर हमारे पास हर स्टेप के ऊपर कोई नॉलेज बेस अवेलेबल है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं, हमारे पास सारे तरह के डेटा होते हैं, तो अगर हम वो डेटा भी एजेंट को ही दे दें और कहें इस डेटा की बेस के ऊपर तुम देख लो, तो बजाय इसके कि जो क्वेश्चन हमारे किसी कॉल एजेंट ने बैठ के करने हैं, कि जो 8 घंटे के बाद रेस्ट भी करेगा, जो हफ्ते में एक छुट्टी भी करेगा, जिसको बुखार भी होगा, जो मौसमों के भी असरात होंगे, सारी चीजें। मगर ठीक जो है। कंप्यूटर वाला एजेंट है, ये तो कोई भी छुट्टी नहीं दे रहा ना, वो ये आल 24 आवर्स ऑन है, और इसकी कॉस्ट भी डेफिनेटली कम है। तो ये ह्यूमन के करने वाले बहुत से काम जो रिपीटेटिव हो रहे हैं, उन सब को ये खुद से, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मिस्टेक्स, तो ये खुद से उनकी बेस के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। मगर ये सारा मैट्रिक्स और सारा डेटा स्टेप बाय स्टेप, जितने भी हम उसको स्टेप की ऑटोमेट करते हैं, उसको ये सारी की सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू विल टेक डिसीजन, एंड ऑन योर डिसीजन यू विल गो हेयर हेयर और हेयर। सही। ठीक। So every अच्छा ये time it is not waiting for an human to give him next instruction on the basis of previous data, it is taking decisions, and it is taking like thousands of the decisions per day. एक तो ये थकता नहीं है, और दूसरा ये कि डेटा की बेस के ऊपर ये डिसीजन अच्छे ले लेता है, तो इंसानों का टाइम इससे सेव होता ठीक। है। ये सही। बना है हमारे टाइम सेव करने के लिए। इस आप ही की बात में कुछ 2 सेंट्स मैं ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा ही है। जब आप इसको एक, हाउ इट वर्क्स इंटरनली, वो ये है कि जब आप इसको एक गोल दे देते हैं एजेंटिक एआई को या किसी भी एजेंट को जो एज एन एजेंसी काम करता है, वो एजेंट को हम गोल दे देते हैं, वो इसको स्टेप्स में डिवाइड करता है, टूल्स को सिलेक्ट करता है, रिजल्ट्स देखता है कि क्या वो गोल्स के साथ मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो प्लान को एडजस्ट करता है, दोबारा से ही इटरेटिवली एक लूप में, यानी कि बार बार करता रहता है जब तक कि वो गोल अचीव नहीं हो जाता। और जब गोल अचीव हो जाता है तो ये कहता है बस आई एम डन, एंड हेयर इज योर रिजल्ट, विच इज़ फैंटास्टिक। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस बताएं बड़ा हाई लेवल के, ये कौन कौन सी जगहों पे ये बड़ा कारआमद है एजेंट के? सादा तरीन डेफिनेशन जो लिंक्डइन के फाउंडर ने बताई थी, उन्होंने कहा था कि ये these systems don't just answer questions, they plan, they act, they check result and try again in a loop. It's us who will decide the depth of depending on them, that depth of engaging them into our daily workflows. Anything
for which we can provide data. It can take, it can plan about it, it can act upon it, it can check results for it, and it can try it again until the required result is done. वहां ठीक। तक। इसमें कौन से एक अब एप्लीकेशंस बताइए जरा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे आप इसको देख रहे हैं फ्यूचर में? आउटबाउंड एंड इनबाउंड कॉल्स हैंडलिंग। अब अगर एक हमारा नॉर्मल आउटबाउंड कॉल वाला बंदा जो है वो पहले कॉल करेगा, फिर वो कॉल का ट्रांसक्रिप्ट कहीं पे लिखेगा और फिर किसी सिस्टम के अंदर उस डेटा को ऐड करेगा कि जी अब इसको मार्केटिंग वालों को देखना चाहिए, इसको सेल्स वालों को देखना चाहिए, ये कंप्लेन आई है, उस कंप्लेन को कंप्लेन रेजोल्यूशन वाले जो भी हमारे सपोर्ट के लोग हैं उनको देखना चाहिए। मैं अभी तक आईटी की कंपनी के पर्सपेक्टिव में हूँ। ये किसी भी आदमी के साथ हो सकता है जो भी बाहर के लोगों को कॉल करते हैं और जो भी कुछ कॉल्स रिसीव करते हैं, और अगर उनके आंसर्स रिपीटेटिव हैं तो ये उसको रिप्लेस कर देगा बंदे को, और ज्यादा एफिशिएंटली रिप्लेस करेगा। दैट वुड बी द फर्स्ट यूज केस। सेकंड जबरदस्त। यूज केस वुड बी वेयर वी कैन engage coding agents and give them our ticket to inspect our code base. तो विच इज डेफिनेटली कोई भी हमारा कोई कम्प्लेक्स सिस्टम हमारा लिखा हुआ है और हमने कोई अपना सर्वर बना के रखा हुआ है जिसको हमने अपने पूरे कोड की एक्सेस दी हुई है, और उसने उस कोड को सारा एब्जॉर्ब कर लिया हुआ पहले। मैं एब्जॉर्ब का वर्ड डेलिबरेटली यूज कर रहा हूँ कि उसने उसके ऊपर मॉडलिंग कर ली है, उसका मॉडल बना के अपने पास रख लिया कोई एमसीयू सर्वर के ऊपर। मैं ज्यादा जानबूझ के कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। अब अगर एक टिकट आती है तो मेरा जो एमसीपी वाला एजेंट है कोडिंग का क्लाउड को यूज करके, वो खुद से कोड बेस में देखेगा कि इस जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई है इसको मैंने देखना है, तो वो कोड भी कर लेगा और कोड करने के बाद वो रिव्यू के लिए फेंक भी देगा और टिकट को भी अपडेट कर देगा। एंड देयर आर मेनी फ्रेंड्स हु आर यूजिंग दिस मॉडल। तो हमने एन एट एन से और कुछ लोगों को मेक डॉट कॉम के साथ, ये वाले जीगा के साथ हमने ऑटोमेशन बना के दिए कि क्लाइंट के साथ कॉल आई है और वो कॉल किसी बंदे ने नहीं सुनी, वो एक एजेंट ने, और उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उसने क्वेश्चंस उससे कर लिए हैं और ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट उसका बना दिया है कॉल को सुन के। उस ट्रांसक्रिप्ट को टिकटिंग सिस्टम के अंदर डाल दिया कि जी किस किस को था, और उसके अंदर उसने रेलेवेंट बंदे को असाइन भी कर दिया। अब हम आजकल जिस चीज के ऊपर काम कर रहे थे रिसेंट पिछले 15 दिन के अंदर, के हमने अब ये कर दिया कि क्लाउड को यूज करके वो उसके सूडो किस्म का एक, वो जो बग है या कोई फीचर अगर नया है तो उसके लिए वो सूडो किस्म का एक चीज बना के हमें दे दे, और हमारे लोग उसको टेस्ट कर लेंगे कि कितना अच्छा हुआ। वही काम जो पहले डेवलपर ने सीखना था फिर क्वेश्चन आंसर करने थे, तो वो रोबोट उसकी जगह क्वेश्चन आंसर करके, क्योंकि एजेंट जो है वो अवेयर है विद आवर कम्प्लेक्स कोड बेस, जितनी भी कम्प्लेक्स हमारी एप्लीकेशन। तो अब एजेंट डिसीजन ले रहा है और वो कोडिंग भी कर रहा है, उसकी कोडिंग परफेक्ट नहीं है ठीक है, मगर ये कल को नहीं, हो लेट्स जाएगी। लेट्स लेट्स नॉट गो इनटू मम्बो जम्बो ऑफ ऑल द कोडिंग, बिकॉज मैं एक प्लीज हाई प्लीज। लेवल पे पूछ रहा हूँ कि एक तो आपने बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी कि वो एक आउटबाउंड कॉल सेंटर, उसके अलावा कोई मिसाल बड़ा है, जस्ट नेम देम। हमें वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम वन बाय वन इसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं अपने ही एक्सपीरियंस के अंदर रहूंगा, मेरे पास ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर, ठीक। many of them are my students, many of them are my clients। कुछ लोगों को अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंटेंट लिखना होता है रेगुलर बेस पे। दे हैव टू पब्लिश आर्टिकल्स एंड दो जितने भी हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उन सब के ऊपर हमें उनकी माइक्रो पोस्ट वगैरह करनी होती है ताकि वहां से हमारे ब्लॉग तक भी कुछ लोग आए, ट्रैफिक हमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो। और रेगुलरली पोस्टिंग होती है मुख्य प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही आर्टिकल हमने एक जगह पे डाला है और मगर 10 सोशल मीडिया के ऊपर हमने उसको सही। पोस्ट करना है। ठीक है। वट अबाउट कि मैं किसी एक एजेंट को ही ये कह दूं कि ये आउटलाइन है मेरी और इस आउटलाइन के अंदर मुझे 50 चीजें निकाल के दे दूं कि अगले 50 दिन में मैंने क्या क्या पोस्ट करना, वट आई वुड पोस्ट ऑन लिंक्डइन। अब एक प्रॉम्प्ट से ये सारी चीजें आ जाएंगी और वो किसी गूगल की शीट में पड़ी हुई हैं, और मेरा सही है। एजेंट जो ठीक। है उसको यूज करके वो पूरे वर्कफ्लो की
हर काम जो पहले हम इंसानी तौर पे कर रहे थे, आजकल सही लिक्विड सही ऐसे सही, ठीक। फिर हम डिटेल में जा रोबोट भी रहे हैं। कर रहे थे। सॉरी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे पास बड़ा कम टाइम है। तो हमने आज इसकी, मैं एक समरी एक टाइमलाइन पे दे देता हूँ। हमने डिस्कस किया एआई क्या है, मेरी बात चलिए। फ्यूचर में हम एजीआई भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की एआई क्या है, एलएलएम क्या होते हैं, एजेंटिक एआई क्या है, उनके क्या वो फायदे और नुकसानात हैं। और मैं इसमें कुछ अपना इनपुट ऐड करके तो रैप अप करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और इसको नेक्स्ट एपिसोड में हम वन बाय वन डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में जाके देखेंगे। And if someone would be kind enough to ask questions below एब्सोल्युटली। this video, यस। uh, it would help us define the course of our next podcast. बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात What की do you आपने। think? किसी को कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। इस पे एआई में मैं ये बता दूं कि जिनके पास रिपेटिटिव डाटा है, नॉलेज बेस्ड डाटा है, तो उनके लिए एजेंटिक एआई और एलएलएम अमेजिंग काम करेंगे। हर कोई अपना मॉडल भी बना सकता है, स्मॉल मॉडल लेकर उसको ट्रेन कर सकता है, और एजेंटिक एआई के ज़रिए आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। इस पे हम बाद में आएंगे कि थ्रेड सेफ होते हैं कि नहीं एजेंट्स, और वो क्या सब एजेंट्स क्या चीज़ होते हैं। फिर इसके अलावा एमसीपीज क्या होते हैं, जब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, और हम इसको स्केल आउट कैसे कर सकते हैं, और कौन सी, जैसे स्टार्टअप्स के लिए ये स्पीड ला सकते हैं, और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए ये एफिशिएंसी ला सकते हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छे हैं। अभी तक के लिए ये टास्क को रिप्लेस करेंगे, अभी ये डेवलपर्स को रिप्लेस उस तरह नहीं करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, तो उसके साथ एआई और एजेंट्स बड़े ही अमेजिंग काम करेंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट बड़े बड़े किस्म के साइबर अटैक्स होंगे, और फिर उसी लेवल के आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स भी साइबर लैंडस्केप पे हों। तो बहुत शुक्रिया, जो भी एक सवाल हो प्लीज़ हमें सवाल पूछें, एक कमेंट क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन मैं एपिसोड के एंड पे छोड़ना चाहूंगा। जी जी। If software can decide what to do next, what do we still want human to do to decide like? अ ह्यूमन इन द लूप एक रिव्यू जो है वो हमेशा अभी अभी तक के लिए रहेगा, क्योंकि मॉडल्स जो हैं या ये जो हैं ये हेलुसिनेट भी करते हैं। तो उस चीज़ को, और एआई बेसिकली कुछ नहीं है, ये एग्जिस्टिंग डेटा पैटर्न्स हैं, और नॉवल सिचुएशंस में ये फेल हो जाएंगे, वहाँ पे ये हेलुसिनेट करेंगे। तो आगे फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है, ये पास्ट जैसा नहीं हो सकता। इसलिए ह्यूमन इन द लूप रिव्यू लेवल पे ज़रूर रहेगा, लेकिन इस पे हम मज़ीद इस पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, और सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। बाय। Thank you so much.